फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो जीके जीएस का सेट चला रहे हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, जो सेट है उसका सेट नंबर 2 को आज देखेंगे। जो इससे पहले मैंने सेट 1 डाल दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है इसकी पूरी तैयारी सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज करवाऊंगा। मैं प्री और मेंस दोनों एक साथ तैयार करवा रहा हूं। एक दिन मैं प्री का वीडियो डालता हूं और एक दिन मेंस के टॉपिक का वीडियो डालता हूं। तो आज प्री के कड़ी में आज सेट नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके और जीएस के हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और अपने ग्रुप्स में चैनल को शेयर जरूर करें। वीडियो का पीडीएफ उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार मैंने सिलेबस का डिस्कशन पहले ही कर चुका हूँ। तो आपने यदि सिलेबस और नोटिफिकेशन और जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका वीडियो मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, और लिंक जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। वहाँ से आप इसे इन वीडियोस को देख लें। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगा, एक अनुमान मिल जाएगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, और मैं उसी हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ। आप सिलेबस से वाकिफ़ होंगे, इसमें कौन कौन से सिलेबस दिए गए हैं। तो ये सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी सिलेबस को मैं इस आधार पे अलग अलग कर दिया हूँ। जो 25 क्वेश्चंस का जीके जीएस का सेट है उसमें इस तरह से मैं सवालों को सेट किया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी सवालों को अलग अलग से बताया था कि कहाँ से कितने सवाल लिए हैं। यहाँ आप इसे वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। जो करंट अफेयर के सवाल हैं उनको मैंने टॉपिक वाइज अलग कर लिए हैं, और इस तरह से करंट अफेयर के सवालों को मैंने इसमें दिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि पश्चिमी घाट में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसे स्थानांतरण कैसी कृषि कहा जाता है, जिसे आप झूमिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, झूमिंग कृषि के नाम से भी आप इसे जानते हैं, उसके एक विशेष नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट में। वो क्या है? अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन्हें उनमें जो सेप्टिक कल्टीवेशन होता है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, कुमारी, करूबा, पामलू या फिर दीपा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुमारी है ये पश्चिमी घाट में जाना जाता है। आप जानते हैं कि ये जो भारत का यदि मैप है तो ये जो पश्चिम का जो क्षेत्र है ये ही वेस्टर्न घाट कहलाता है, और ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है, ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है वहाँ ही इसे कुमारी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप जानते होंगे। इसमें सबसे पहले जंगल की कटाई की जाती है, और उनको जो कटाई जंगल की जो की जाती है वो उसे सिर्फ जला दिया जाता है। तो जंगल को जलाया जाता है, उस पर कृषि की जाती है, और जब वो अनुपजाऊ भूमि हो जाती है तो उसे छोड़कर फिर नेक्स्ट जगह चले जाते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं, मूल निवासी लोग जो होते हैं वो इसे करते हैं, और फिर यदि वहाँ का उपजाऊपन ख़त्म हो तो फिर अलग जगह जाते हैं, और यही जो प्रक्रिया है ये दोहराते रहते हैं। इस स्लाइड से आप देख सकते हैं कि जो भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि जो होती है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप झूम के बारे में जानते होंगे कि झूम जो होती है वो उत्तर पूर्वी भारत में होती है, जो उत्तर पूर्वी की 7 बहनों के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो कंट्रीज स्टेट्स हो गए, ये सब, इन सबों में झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। इन सबों में क्या कहा जाता है? इन सबों में इसे झूम कृषि कहा जाता है। जो वीवर है और डहियार है, ठीक है, वीवर एवं डहियार, ये कहाँ कहा जाता है? तो ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है। आप यदि यूपी का मैप देखेंगे, तो यदि मैं मैप नहीं बनाता हूँ, जैसे ये देख लें, तो ये इधर यूपी है और ये एमपी है, ठीक है। तो यूपी और एमपी के बीच का जो क्षेत्र है, यदि मैं इसे
ये जो क्षेत्र बचा बीच का, ये जो क्षेत्र, यही बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, ये बुंदेलखंड कहलाता है। तो आप इसे समझ सकते होंगे कि बुंदेलखंड क्या है। इसी तरह से बघेलखंड भी होता है, जो कि आप यदि ऐसे मैप पर दें तो इसमें यूके यहाँ पे लिख सकते हैं, ये उत्तराखंड हो जाएगा और ये हो जाएगा यूपी। तो ये जो बीच का क्षेत्र बचेगा, ये यही बघेलखंड कहलाता है। ठीक है, बघेलखंड। तो आप बुंदेलखंड और बघेलखंड को समझ गए होंगे। तो इसी के बारे में ये था। तो यहाँ आप देख सकते हैं दीपा नेक्स्ट है कि दीपा कहाँ होते हैं। तो दीपा बस्तर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, जो कि माओवादियों से हमेशा ग्रसित रहता है, माओवादी एक्टिविटियों से। इसलिए ये बस्तर जो है वो न्यूज़ में रहता है। और दंतेवाड़ा भी वहाँ का ज़िला है। जारा और इरका जो है वो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनमें होता है। बन्ना होता है किसमें, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू, पोडू, ठीक है, पोडू कहाँ होता है, तो वो आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोंडू पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें पोंडू। और कुमारी मैंने पूछा है इसलिए ही क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो कुमारी पश्चिमी घाट में होते हैं। और उड़ीसा में भी इसे पोंडू कहा जाता है, या धावी कहा जाता है, या कमान या विंगा कहा जाता है। तो आप इसे ज़रूर रट लें, और कोई उपाय नहीं है आपके पास, रटना ज़रूरी है। कई एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो विश्व में इसके अलग अलग नाम हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जो ईस्ट एशिया है उसके कुछ नाम याद रख लें, और जो पूछे गए हैं वो याद रख लें, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो जैसे ये पूछा गया कुछ सवाल हैं जिनको मैं टिक लगा देता हूँ। जैसे कैंगिन, कैंगिन जो है ये पूछा गया है, कहाँ होता है कैंगिन, तो ये फिलीपींस में होता है। और तुंगिया नाम से किसे जानते हैं, जो स्थानांतरित किसी तुंगिया नाम से कहाँ जानते हैं, तो वो म्यांमार में जानते हैं, जिसका पुराना नाम बर्मा है, आप इसे जानते हैं, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में भारत से अलग किया गया था। जो श्रीलंका है वहाँ इसे चेन्ना के नाम से जानते हैं। और जो जावा और मलेशिया का जो क्षेत्र है इसे वहाँ लेदांग के नाम से जानते हैं। और थाईलैंड में इसे तमराई के नाम से जानते हैं। और इंडोनेशिया, और इसी का पार्ट है जावा, तो वहाँ इसे हुम्मा के नाम से जानते हैं। आप वेनेजुएला भी याद रखें, क्योंकि कोनकू ये पूछा गया है वेनेजुएला में, ठीक है, कोनकू आप याद रख सकते हैं। और रोका जो है वो ब्राज़ील में है, ये आप भी याद रखें, ठीक है। मेक्सिको का भी पूछा गया है, कोनलू या कोमिले, ठीक है, मेक्सिको का। आपको लग रहा होगा कि सारा ही पूछा गया है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा जो नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे जितने आप चाहते हैं। यदि आप 23+25 में 23+ या 20+ लाना चाहते हैं, तो आपको सारी चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है समझ के साथ। फैंग जो है वो कहाँ कहा जाता है, तो वो भूमध्य रेखीय जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ कहा जाता है। मसोले कहाँ कहा जाता है, तो मसोले कॉन्गो के क्षेत्र में, जो जायरे नदी होती है कॉन्गो में, आप जायरे नदी के बारे में जानते होंगे, अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो, तो वहाँ होती है। टेवी जो वो टेवी है कहाँ कही जाती है, तो टेवी मालागाशी में कहा जाता है टेवी। और रे कहाँ कही जाती है, तो रे वियतनाम एवं लाओस में कही जाती है। ये जो लाओस है इसे आप ध्यान रखें कि लाओस जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है लाओस, तो इसे याद रखें। इलायची है जो गवाडे लूप में होता है, इलायची कहाँ होता है, तो वो गवाडे लूप में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो आप इसे वीडियो पॉज करके, और मैं PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो पंचमलाई, सिरुमलाई, नल्लामलाई या शिवराय। तो A, B और D जो हैं वो तमिलनाडु में है, लेकिन जो नल्लामलाई की पहाड़ियाँ हैं, नल्लामलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ होती है, तो ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये मैप है, यहाँ जवादी पहाड़ी है, यहाँ शिवराय पहाड़ियाँ हैं। और ये आप देख सकते हैं कि नीलगिरी जो होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि नीलगिरी का ये घाट है यहाँ पे, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अवस्थित होती है। यहीं पे आप 3 पहाड़ियाँ होती है, जैसे ये पालनी की पहाड़ियाँ हैं, वो भी तमिलनाडु में आप इसे मान सकते हैं, इधर से आके मिलती है, ठीक है, उत्तर दक्षिण से आती है ये, ठीक है, उत्तर दक्षिण से आती है, हाँ सही है, उत्तर दक्षिण से ये
आती है, उत्तर पूर्व से आती है, ठीक है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट से ये पहाड़ियाँ आती है, इस तरह से ये फैली हुई है। पालनी की पहाड़ियाँ, यहीं पे एक कार्डामम पहाड़ी है जिसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। वो पश्चिमी घाट या नीलगिरी का सबसे लास्ट का जो पहाड़ी वो है, वो सबसे लास्ट का पहाड़ी है। यहाँ आप गल्फ ऑफ मन्नार देख सकते हैं और यहाँ जो बंगाल की खाड़ी देख सकते हैं। इनको जो जोड़ता है वो कौन सा संधि जोड़ता है, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ये जो कौन सी संधियाँ इनको जोड़ती हैं, आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। एक और स्लाइड है जो आपको क्लियर करेगा। कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे जवादी की पहाड़ियाँ, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, पंचमलई की पहाड़ियाँ और मदुरई की पहाड़ियाँ, ये सारे जो हैं वो कहाँ हैं, तो ये वो तमिलनाडु में हैं, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और कोयम्बटूर पठार भी जो है, प्लेटू भी है। प्लेटू जो होता है वो एवरेज इसका हाइट कितना होता है, तो 1200 मीटर, ठीक है, प्लेटू का एवरेज हाइट 1200 मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्न में से कौन है जिसका संविधान में चर्चा नहीं की गई है, तो निर्वाचन आयोग, जिसके संविधान में तो आप चर्चा सुने होंगे, आप जानते होंगे 324 से 329 तक जो इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है। वित्त आयोग जो है वो संविधान में 280 में बात की है कि प्रत्येक 5 वर्षों के उपरांत राष्ट्रपति है जो वित्त आयोगों का गठन करेगा, जो कि भारत सरकार और स्टेटों के बीच जो मुद्रा है, जो पैसे हैं, उनका डिवीज़न करेगा। और जो नीति आयोग है, ये जो है ये थिंक टैंक है भारत का, ठीक है, थिंक टैंक है भारत का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं किया गया है, ये संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर बनेगा सी। और जो SC/ST आयोग है, ये भी जो SC/ST जो आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी चर्चा 338 और 338 ए में की गई है, ठीक है, 338 ए में की गई है। जो 338 ए है वो जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करती है, ठीक है। अब जो शेड्यूल जनजातियाँ जो होती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, उनके बारे में 338 ए बात करता है। और 338 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, मतलब जो अनुसूचित जाति के बारे में बात करता है। तो ये तीनों है जो संविधान में चर्चा की गई है, लेकिन नीति आयोग है इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, तो ये संवैधानिकोत्तर इकाई हो जाएगी। आपने अनुसूची 5 और 6 के बारे में पढ़ा होगा। जो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से आप 5 और 6 के बारे में जानते हैं। जो 6 अनुसूचियां हैं उसमें बात की गई है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ATM से आप इसे याद रख सकते हैं, ATM। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं, इसकी चर्चा अनुसूची 6 में की गई है। और जो अनुसूची 5 है, इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं जो कि उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है, उनकी चर्चा अनुच्छेद 5 में की गई है। नेक्स्ट सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, तो ये 1986 में पारित किया गया, ठीक है, 1986। आप जागो ग्राहक जागो से संबंधित के बारे में जानते होंगे। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, ये व्यापार और उद्योग के जो शोषण हैं उन लोगों के अधिकार और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था। जो व्यापार और जो उद्योग में शोषण किया जाता है लोगों का, उनसे बचाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता है, किसी वस्तु को उपभोग करता है, उसके जो अधिकार हैं उसके संरक्षण के लिए ये अधिनियम 1986 में बनाया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसे 2019 में संशोधन किया गया है। तो इसके जो प्रोविज़न्स हैं उनको देख लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस लाए गए हैं ये जानना ज़रूरी है। तो रेगुलेटर है उसके संबंधित है कि इसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन जो 19 में जो संशोधन हुआ उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये बनाई गई, ठीक है, CCPA बनाई गई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके बारे में जो
इसमें था कि आप जो सेलर जो होता है, यदि आप बायर हैं, आपको आपका शोषण हुआ है किसी जो वस्तु से, तो आप कंप्लेन जो फाइल करेंगे वो जो जहाँ पे रहता है सेलर, ठीक है, जो सेलर है जो कि डिफेंडर इसमें होता है, वहीं पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो नया संशोधन हुआ इसमें कहा गया है कि जो जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है वो जहाँ वर्क करता है, वो जहाँ रिसाइड्स है, वो वहाँ कंप्लेन कर सकता है, वहाँ कंप्लेन फाइल कर सकता है। इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था 86 वाले में कि कंज्यूमर अप्रोच करे सिविल कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। और जो 19 वाला है इसमें जो कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन टू हार्म फॉर कॉज बाय फूड एंड और सर्विस। इसमें है कि जो कंज्यूमर है ये मांग सकता है कंपनसेशन जो कि प्रोडक्ट से और जो सर्विस था उससे, उसको व्यक्ति को जो हार्म हुआ उसके बारे में। इसमें जो आर्थिक संबंधित जुरिडिक्शन है, इसमें है कि पहले 20 लाख था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसे अब 1 करोड़ कर दिया गया है। और स्टेट लेवल पे जो जुरिडिक्शन था वो 20 लाख से 1 करोड़ था, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से अधिक के जो मामले हैं वो इसमें सुलझाए जाएंगे, ठीक है। पहले की जो था वो ई कॉमर्स की बात नहीं की गई थी, क्योंकि पहले ई कॉमर्स इतना डेवलप नहीं था। लेकिन आप आज देख सकते हैं कि कितने सारे ई कॉमर्स कंपनियां भारत में आ गई है। तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट जो है वो सेलिंग ई कॉमर्स पे भी ये रूल्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो लागू होता है। इसमें मेडिएशन जो सेल है इसका कोई प्रोविज़न नहीं था पहले, लेकिन जो 2019 में इसमें मेडिएशन का जो मेडिएशन है, मध्यस्थता है, इसकी जो बात की गई है। आप मध्यस्थता जो कोर्ट है वो करवा सकती है। आप ये जानते होंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाई जाती है, ठीक है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। और जागो ग्राहक जागो जो थंबनेल है आप इसे जानते हैं। इसमें जो है उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार होता है, प्रतिशोध पाने का अधिकार होता है, प्रतितोष पाने का अधिकार। इसमें है कि आप जो कंप्लेन करें उसे सुने जाने का अधिकार है, आपको चयन करने का अधिकार है और आपको सुरक्षा का भी अधिकार है। तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो कि 1986 में लागू हुआ था, आप इसे याद रखें। जो नेक्स्ट है कि एम्स नई दिल्ली ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से एक ऐप विकसित किया है, जिस ऐप का नाम है स्वस्थ गर्भ, ठीक है। ये गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय का चिकित्सीय सहायता प्रदान करता है। तो ये कौन सी जो आईआईटी है उसके साथ मिलकर बनाई गई है, तो आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर ये जो ऐप है इसे बनाया गया है। आईआईटी रुड़की और दिल्ली एम्स ने इसे जो स्वस्थ गर्भ ऐप है इसे लॉन्च किया है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अलमाटी जो कि कजाकिस्तान का एक शहर है, उसमें जो 2022 का FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है वो किसने जीता, तो वो मैग्नस कार्लसन ने जीता। आप इन्हें देख सकते हैं, तो मैग्नस कार्लसन ने इसे जीता। ये जो वर्ल्ड ब्रिजर्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें इंडिया की जो कोलेरू हम्पी थी वो सिल्वर मेडल जीती थी वुमेन सेक्शन में, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि द लाइट वी कैरी ये बुक है वो किसकी लिखी गई है, तो ये मिशेल ओबामा की लिखी गई है, बराक ओबामा की पत्नी। और इनकी एक और किताब है बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग भी मिशेल ओबामा की ही बुक है। ओबामा के कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जिसमें प्रॉमिस लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अभी नई नई बुक आई है रेनिगेट्स, ठीक है, रेनिगेट, जिसमें ब्रूस स्प्रिंगर भी इनमें सहयोग किया है और बराक ओबामा भी है रेनिगेट्स में। वहीं एक और ओबामा की एक और बुक है ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है, अ लेटर टू माई डॉटर, ठीक है, ऑफ दी आई सिंग, ठीक है, अ लेटर टू माई डॉटर, ये भी बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। और ड्रीम फ्रॉम माई फादर ये भी बराक ओबामा की बुक है। आप ये दो ज़रूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द ऑडेसिटी ऑफ होप ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। और इनका जो पत्नी है उनका बिकमिंग है, आप इसे जानते हैं। जो रघुराम राजन है उनकी 3 किताबें याद रखना ज़रूरी है। आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बुक लिखा द थर्ड पिलर, ठीक है, ये भी जो रघुराम राजन ने ही लिखा है। और जो फॉल्ट लाइन है ये भी रघुराम राजन का बुक है। उसके बाद जो दलाई लामा है जिन्हें तेंजिंग ग्यात्सो
इनका पूरा नाम है, दलाई लामा एक पोस्ट है, ठीक है। तो तेंजिंग ग्यात्सो इनका नाम है। तो इनकी जो बुक है वो है फ्रीडम इन एक्साइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। और द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इसे भी आप याद रखें, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। और ये नई किताब है द बुक ऑफ जॉय, जो कि दलाई लामा और डेमन टुटू ने मिलकर इसे लिखा है। जो नेक्स्ट सवाल है कि पेटा इंडिया जो है, इसमें पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए किसे दिया गया है, तो वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है 2022 के लिए। और जो 2021 के लिए था वो दिया गया था किसको, तो 2021 के लिए आर्यभट्ट को दिया गया था, और 2020 के लिए जॉन अब्राहम को दिया गया था। जो पेटा इंडिया है, ये पूछा जाता है कि भारत में जो पेटा था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 2000 में हुई थी। ये ऑपरेट करता है अंडर द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एनिमल आर नॉट आवर टू ईट। ये ईट करने के लिए एनिमल नहीं है, ना पहनने के लिए है, ना आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो मतलब एनिमल्स के राइट के बारे में बात करती है ये पेटा इंडिया जो है। और मुझे नहीं लगता कि ये सब कौन से राइट्स हैं, मैंने चेक तो नहीं किया है, लेकिन इनको मैं जानता हूँ ये वेजिटेरियन है, ठीक है। लेकिन ये वेजिटेरियन है या नहीं, इन दोनों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हर बार इन्हीं लोगों को मिलता रहता है पेटा का जो अवार्ड है। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे दिया जाता है, इसके बारे में मैं जब डिटेल से पढ़ूँगा तो इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। जो पेटा है वर्ल्ड में, उसको फाउंड कब किया गया था, तो वो 1980 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और एस्टैब्लिश इसको किसने किया था, तो इसको एस्टैब्लिश किया था इंग्रिड नेवकरिक एंड एलेक्स पैकोक, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर किया था, इंग्रिड एंड पैकोक, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो है, या फिर 4.0 भी पढ़ा जाता है, लेकिन आजकल इसे 4.0 पढ़ा जाता है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन है महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर बनेगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये स्टार्ट किया गया है। जो मिशन इंद्रधनुष है इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। अभी जो इसका चौथा मिशन है ये अभी चालू किया गया है। इसमें चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनको इम्यूनाइजेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। इसमें 7 जो बीमारियां हैं उनके टीकाकरण किया जाता है। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं कि इसने कौन कौन से अचीवमेंट लाए हैं। इन्होंने जो 2 करोड़ चिल्ड्रन को और 56 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनको इम्यूनाइज अभी तक कर चुका है। जो नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर जो ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, और जो 11 नवंबर है वो भारतीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षक नहीं, ये शिक्षा है, शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है, उसी दिन ये मनाया जाता है। और जो 24 जनवरी होता है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल शिक्षा दिवस, ठीक है। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा नृत्य है जिसे एकाराट्य भी कहा जाता है, तो ये जो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम को एकाराट कहा जाता है क्योंकि ये जो डांस है इसमें एक ही व्यक्ति जो है वो कई सारे रोल्स को परफॉर्म करता है, इस कारण से इसे एकाराट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो कोपन की जलवायु है, जलवायु का वर्गीकरण कोपन के अनुसार जो किया गया है उसमें जो उत्तर बिहार है उसको कौन सा जो अक्षर है उसको ये प्रदर्शित करता है, तो ये ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। CWG जो है वो उत्तर बिहार के जलवायु को प्रदर्शित करता है। जो कोपन की जलवायु है उसे इन टाइपों में बांटा गया है, जैसे उष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, शीत आर्द्र जलवायु और ध्रुवीय जलवायु, इन्हीं का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए कोपन के जलवायु के वर्गीकरण के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ये जो मैप है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो CWG है, जो CWG है उसे आप देख सकते हैं, इसका जो हिंदी होता है वो शुष्क शीत ऋतु की मानसून जलवायु, ठीक है। शुष्क शीत ऋतु की मानसून जलवायु जो वो CWG कहलाती है, जो कि उत्तर भारत के जो बिहार है उसके क्षेत्र और कुछ यूपी के क्षेत्र में फैले हुए। इसी तरह से आप इधर देख सकते हैं कि ये ध्रुवीय जलवायु होती है,
जैसे या लघु शुष्क और ऋतुवाली जलवायु, तो इस तरह से कोपन का जो जलवायु है उसके अनुसार भारत का डिवीज़न ऐसे किया गया है। तो आप सभी तो नहीं, लेकिन जो बिहार है उसके बारे में ये याद रख लें, CWG। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? ठीक है, झारखंड बनने के बाद बिहार में कितने ज़िले रह गए थे? तो जो बिहार में रह गए थे वो 37 ज़िले थे और झारखंड को 18 ज़िले दिए गए थे। तो जो टोटल है वो 8 7 15 का 5 हाथ में रहा 1 3 4 1 5, तो टोटल जो 55 ज़िले थे जिनमें 18 ज़िले झारखंड को दिए गए और जो 37 ज़िले थे वो बिहार के पास रह गए। और जो बिहार और झारखंड का जो बंटवारा हुआ तो वो कब हुआ था? तो वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिहार में अभी वर्तमान में 38 ज़िले हैं, तो ये जो एक जुड़ा वो कौन सा है? तो वो अरवल ज़िला है। ठीक है, अरवल को 2000 ईस्वी में 2001 में, ठीक है, 2001 में जहानाबाद जो ज़िला है उससे अलग कर अरवल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि एक इनाम गांव है, एक इनाम गांव नाम का स्थल है जो कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जो कि किलाबंद या खाई से घिरा है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये जो स्थल है वो कौन सी संस्कृति से संबंधित है? जोरवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, बनास या आहार संस्कृति या कायथा संस्कृति? तो ये जो संबंधित है ये जोरवा संस्कृति से संबंधित है। जो जोरवा संस्कृति है ये महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्रों में यहीं पे संबंधित है। यहाँ पे एक दोमाबाद जगह है, ठीक है, दोमाबाद एक जगह है जो यहाँ से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं और एक रथ की आकृति भी मिली है। ठीक है, यहाँ से एक रथ की भी आकृति मिली है। कहाँ से? दोमाबाद से। तो आप याद रखें दोमाबाद कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जो मालवा की संस्कृति कहाँ है? तो आप समझते होंगे मालवा कहाँ है? तो मालवा मध्य प्रदेश में है। तो ये जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ ये संस्कृति पनपी थी। और जो नवदा टोली क्षेत्र है जहाँ से मृदभांड के कई साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, उनके जो नवदा टोली से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवदा टोली जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, जो जीवन के सबसे पहले भारत में कहीं जीवन के साक्ष्य मिले हैं तो वो नर्मदा घाटी में ही मिले हैं। ठीक है, जो बनास या आहार संस्कृति है ये राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड संस्कृति है। ठीक है, और जो कायथा संस्कृति है ये भी मध्य प्रदेश में रिलेटेड संस्कृति है। ठीक है, तो ये कुछ जो संस्कृतियाँ थीं इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि सरहिंद का युद्ध जो है वो सिकंदर शाह एवं हुमायूं के बीच, जो हुमायूं का सेनापति था वो बैरम खान, उसके बीच हुआ था। तो ये युद्ध कब हुआ था ये सवाल है। तो ये 1555 में युद्ध हुआ था। इसी के बाद जो हुमायूं है वो पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जो 1532 है, 1532 में जो दोहरिया का युद्ध हुआ। ठीक है, दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ जिसमें हुमायूं ने जो महमूद लोदी था, महमूद लोदी था, अफ़गान ये लोग थे, ये लोग अफ़गानी थे, अफ़गान, जो कि शेर शाह सूरी भी अफ़गान ही थे। तो ये मोहम्मद जो लोदी था उनको हुमायूं ने 1532 ईस्वी में हराया था। वहीं जो 1539 है इसमें चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध, जो चौसा का युद्ध है वो 1539 में हुआ जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसी के बाद शेर शाह सूरी ने जो पुनः एक बार अफ़गानी शासन जो है वो दिल्ली पे स्थापित किया था। और 1945 जो 1545 में शेर शाह की कालिंजर किला को जीतते हुए इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। तोप जो है इसी पे लग गई थी, इस कारण से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। जो 1540 है, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो कि इसे बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। जो कि हुमायूं हिंदाल जो अस्किनी थे, हुमायूं के भाई थे, हिंदाल, अस्किनी, हुमायूं और कमरान भी नाम के भी एक भाई थे। तो उन सारे को मिलाकर एक युद्ध हुआ था और इधर से शेर शाह सूरी लड़ रहे थे। तो इसमें भी जो हुमायूं है उसकी हार हुई थी। इसके बाद हुमायूं भारत से भाग गया था और वहीं फिर 1555 ईस्वी में धीरे धीरे फिर से 1555 ईस्वी में दिल्ली पर आकर कब्जा किया। और उसके बाद जो 1556 है उसके बाद वहाँ अकबर ने फिर से 1556 ईस्वी से अकबर ने शासन किया और मुग़ल जो साम्राज्य है उसको आगे की ओर ले गया।
जो हुमायूं था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ये आप जानते होंगे, ठीक है। और जो दिल्ली में मकबरा है जो ईरानी संस्कृति को प्रभावित है, ये भी हुमायूं ने ही बनाया था, ठीक है। ये भारतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है। भारतीय और फारसी जो है वो दोनों को मिलाकर जो वास्तुकला है उसका ये उदाहरण है, ठीक है। और जो हुमायूं था वो ज्योतिषी में विश्वास रखता था, ठीक है। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। नेक्स्ट सवाल है कि जो ऑपरेशन पोलो या इसे कैटरपिलर भी कहा जाता है, तो ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत भारत में कौन सा जो क्षेत्र था उसे मिलाया गया था, तो ये हैदराबाद था जिसे ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, जो कि एक सैन्य अभियान का नाम था, ठीक है। सैन्य अभियान से मिलाया गया था। जो जूनागढ़ है इसे जनमत संग्रह से मिलाया गया था, ठीक है। रेफरेंडम से मिलाया गया था, जनमत संग्रह से। और जो जम्मू कश्मीर है इसे जो विलय पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर के बाद इसे मिलाया गया था, विलय पत्र पे हस्ताक्षर के बाद। और गोवा जो है वो 1987 में एक राज्य बना था, ठीक है, जिसे पुर्तगाल से भारत जो है वो इसे लिया था। यहाँ पे यदि जो जब हैदराबाद है वहाँ एक सवाल पूछा जाता है कि हैदराबाद का निज़ाम उस समय कौन था, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मीर अली था, ठीक है। मीर अली ने माउंटबेटन के साथ संधि तो कर दिया था, लेकिन बाद में वो विद्रोह कर दिया, जिसके कारण इसे सैन्य अभियान से दबाया गया था इस विद्रोह को, और उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया था। और जो जूनागढ़ था उसे जनमत संग्रह से मिलाया गया था। और जूनागढ़ के जो नवाब उस समय थे वो कौन थे, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो महाबत खां थे, ठीक है, महाबत खां, जो कि एक मुस्लिम थे और यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी, जिस कारण जनमत संग्रह जब हुआ तो इसे भारत में मिला दिया गया। और आप जम्मू कश्मीर को भली भांति जानते होंगे, यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह, जो फ्री रहना चाहते थे। और जो यहाँ के जो पाकिस्तान ने इस पे आक्रमण कर दिया था, जिस कारण से भारत को आक्रमण करना पड़ा। और जो शेख अब्दुल्ला थे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता थे, इन्होंने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किया। किसने? शेख अब्दुल्ला ने, ठीक है, शेख अब्दुल्ला। तो आप इन बातों को याद रखें। जो यहाँ डेट भी पूछी जाती है कि विलय पत्र पे जो शेख अब्दुल्ला जो हस्ताक्षर किया था वो कब किया था, तो वो 26 अक्टूबर को किया था, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। और जो 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन के सलाह पर जो भारत ने यूएनओ में ये मामला जो पॉक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पॉक की जो बात है वो उसे जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में ले गया था, ठीक है। और जो 1951 में यूएन ने निर्णय दिया था कि जो पाकिस्तान है, जो पॉक ऑक्युपाइड जो सेना है उसे हटा ले, जी के जो पॉक है उसे भारत को दे दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट जो सवाल है कि दुनिया का सबसे छोटा पादप कौन है, दुनिया का सबसे छोटा प्लांट कौन है, सिकुआ, यूकेलिप्टस, बुफेलिया या डाउसोनिया। तो ये जो बुफेलिया है, बोलिफिया इसे पढ़ सकते हैं आप, बोलिफिया जो है दुनिया का सबसे छोटा पादप है। जो सिकुआ है ये दुनिया का सबसे बड़ा पादप है यदि जिम्नोस्पर्म की बात करें, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो सिकुआ हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म में, जो एंजियोस्पर्म है इसमें यूकेलिप्टस हो जाएगा। और जो डाउसोनिया है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है, तो वो डाउसोनिया है। नेक्स्ट सवाल है कि जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करता है, यही फाइब्रोनोजिन, तो ये कहाँ निर्माण होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये तो ये लिवर में होता है, इसका ऑप्शन बी बनेगा, इसका फॉर्मेशन लिवर में होता है। जो स्टोमक है वहाँ से कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, जिनमें HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस से रस निकलते हैं जो ग्लैंड से, वो इनमें है HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। जो इंटेस्टाइन है ये दो टाइप में डिवीजन होता है इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी आगे चल के 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ये डिवीजन भी पूछा जाता है। तो ये बनता है क्या, तो DJ, ठीक है,
डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, DJI, ठीक है, DJI से इसे याद रख सकते हैं। जो लार्ज इंसेटाइन है ये भी आगे चल के 3 पार्टों में डिवाइड होता है। एक जो है वो कोलोन कहलाता है, एक एनल कैनाल कहलाता है और एक जो कैयूसियम कहलाता है, ठीक है। जो कैयूसियम है, जो जिसे हिंदी में कहते हैं उंडुक, ठीक है। उंडुक जो है इसी में अपेंडिक्स होता है, जो कि एक जो अवशेषी अंग है, इसका बॉडी में कोई काम नहीं है। और जो बोन मैरो है, बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जो रेड बोन मैरो होता है, आरबीसी का जो बोन मैरो होता है, जो हड्डी है, ये यदि हड्डी है तो ये इसके बीच में बोन मैरो होता है, यहीं पे ब्लड का निर्माण होता है। जो नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि के किस गुण के कारण ध्वनि जो होती है वो मोटी और तीक्ष्ण मतलब पतली होती है। किसी का आवाज़ आपको मोटा लगेगा और किसी का पतला। जैसे बच्चों और महिलाओं का जो आवाज़ होता है वो पतला होता है और पुरुषों का सामान्यतः जो आवाज़ होता है वो मोटे होते हैं, जिसे भारी भी कह सकते हैं, भारी आवाज़ होता है। तो ये किसके कारण होता है? साउंड के किस गुण के कारण होता है? तो ये पिच के कारण होता है, ठीक है। ये पिच के कारण, तारत्व के कारण ये होता है। जो तारत्व है वो फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका पिच बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो वो पिच घटेगा, ठीक है। जो तारत्व यदि अधिक हो, यदि किसी व्यक्ति का तारत्व अधिक हो, जो पिच यदि अधिक हो, तो वो आवाज़ जो होता है उसका पतला होते चला जाता है, श्रिलनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। वो आवाज़ पतला होता है, जैसे वुमेन का आवाज़ या चाइल्ड का आवाज़ जो है वो पतला है। जैसे चिड़ियों की आवाज़ जो होती है, मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है, ये सब का तारत्व ज़्यादा होता है, पिच जो है वो ज़्यादा होता है, जिस कारण ये आवाज़ पतली होती है। जो शेर की दहाड़ होती है, इसका जो ध्वनि होती है, ये इसका तारत्व बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो शेर की दहाड़ है और मच्छर की जो भिनभिनाहट है, ये धीमी आवाज़ है, लेकिन फिर भी इसका तारत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये आपको जो अनस बढ़ा देता है, ठीक है। जो ये मच्छर की आवाज़ आप समझते होंगे कि कितना गुस्सा दिला देता है कभी कभी, तो ये पिच के कारण ही होता है, आप समझ सकते हैं। पिच ज़्यादा होने के कारण, और वहीं शेर की आवाज़ इतनी तेज़ होती है फिर भी आपको अनस नहीं उससे बढ़ता है, क्योंकि वो उसकी जो पिच होती है वो कम होती है। तो आप पिच को आसानी से आपने समझा होगा। जो इंटेंसिटी है, जो ध्वनि की इंटेंसिटी होती है, इसी के कारण ध्वनि जो है वो धीमा और तेज़ होता है, ठीक है। इसी के कारण धीमे और तेज़ सुनाई देती है। ये एक भौतिक राशि है, ठीक है। जो ध्वनि है, ये इंटेंसिटी जो ध्वनि की होती है ये भौतिक राशि है। ये माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो इस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ये इंटेंसिटी होती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके जो एसआई मात्रक है, जो कि डेसिबल को 10वें भाग होता है। इसे डेसिबल आप जानते होंगे, ध्वनि को जो मापने की जो उपकरण है उसे डेसिबल में मापा जाता है। जो साधारण ध्वनि जिसे WHO ने रिकमेंड किया है वो 45 डेसिबल है, ठीक है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल है, लेकिन आप ह्यूमन को जो है वो 75 डेसिबल से ऊपर नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। 75 डेसिबल से ऊपर नहीं सुनना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है कि क्वालिटी, गुणता, ध्वनि की गुणता। तो आप अपने परिचित हैं उनके आवाज़ को जो आप पहचान लेते हैं कि ये फलना का आवाज़ है, ये इसका आवाज़ है, तो आप इसी क्वालिटी के कारण पहचान लेते हैं। एक ही तीव्रता, एक ही तारत्व हो उसमें, एक ही जो इंटेंसिटी भी है, एक ही पिच है, फिर भी आप उसमें अंतर जो ले लेते हैं वो गुणता के ही कारण अंतर आता है। इसमें जो ओवरटोन होते हैं, कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे ये जो है गुणता से आप जो दो यंत्र है, दो वाद्य यंत्र है, दो चीज़ों में डिफरेंस आप इसी से पता कर सकते हैं। तो ये भी सवाल पूछा गया था, तो ये याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है कि मानव नेत्र के किस भाग में शंकु और छड़ कोशिकाएं होती है? जो कोन्स और रॉड कोशिकाएं वो किस भाग में होती है? तो ये रेटिना में होती है। जो कोन्स है वो शीशे कलर आप याद रख सकते हैं। तो ये जो कलर जो आप देख पाते हैं वो कौन सेल के कारण ही देख सकते हैं। और जो आप जो प्रकाश की तीव्रता में आपकी जो आँख है प्रक्रिया जो देती है, आप अंधेरे में भी किसी चीज़ को देख पाते हैं, अंधेरे में भी, तो वो अनुमान उसका लगा पाते हैं। तो वो रॉड सेल के ही कारण आप इसका अनुमान लगा पाते हैं। जो कॉर्निया है, जो आप यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान जो करता है,
आई डोनेट करता है उसमें कॉर्निया का ही डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल खाली स्थान के मोटे श्वेत एवं पीले बादल से बना होता है। वो किससे बना होता है? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादल से बना होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो ये जो शुक्र वायुमंडल जो है वो आप जानते हैं कि ये गैसों का ढेर होता है। ठीक है, ये गैसों का ढेर होता है, जो कि गैस जो होते हैं उसी वही गैसों का ढेर मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है कि वो जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, उसको कुछ पार्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ को बाहर छोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का मात्रा बढ़ता जा रहा है और जो कार्बन की मात्रा यदि बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा जो हीट है उसे पृथ्वी पे ऑब्जर्व करके रख लेगा, जिसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है, आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि धातु और अधातुओं के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, धातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है कि जो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है ये किस आंदोलन का नारा था? तो ये जो चिपको आंदोलन है उसका ये नारा था। चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड में हुआ था, आप इसे जानते हैं। इसमें जो पेड़ की कटाई हो रही थी उसके जो बचाव के लिए जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो सारे पेड़ में लिपट जाते थे। तो ये चिपको आंदोलन है। जो चिपको आंदोलन है वो 72 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, उसी दशक में। और इसके जो प्रवर्तक थे उसमें आप सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और चंदी प्रसाद भट्ट और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत का आप नाम याद रखें। ये जो उत्तराखंड में हुआ था ये भी आप याद रखें, जो कि उस समय यूपी हुआ करता था, क्योंकि उत्तराखंड बाद में अलग हुआ था। इसमें वन की कटाई है उस पर रोक लगाई गई थी। यहाँ पे कुछ जो आपको दिए गए हैं 5 आंदोलनों के नाम और उनके नेता, उनके डेट ये याद रखें। जो बिश्नोई आंदोलन है वो 1731 ईस्वी में राजस्थान के जो बिश्नोई देवी थी उन्होंने के द्वारा चलाया गया था। जो साइलेंट वैली आंदोलन है वो 1973 ईस्वी में केरल में चलाया गया था। जो ओपिको आंदोलन है वो 1973 में कर्नाटक में चलाया गया था। ये कर्नाटक का चिपको भी कहा जाता है। ओपिको आंदोलन को कर्नाटक का चिपको भी कहा जाता है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो 1985 में मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अनुदिति रॉय के द्वारा चलाया गया था। और जो नवदान आंदोलन है वो 1987 ईस्वी में वंदना देवी, जो कि जैविक खेती और अजैविक खेती से संबंधित था, ये दिल्ली के क्षेत्र में चलाया गया था, दिल्ली के क्षेत्र में। ये जो आंदोलन है उनको मैंने यहाँ डिटेल से टाइप भी कर दिया है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे पीडीएफ में भी दे दूंगा। ये कौन कौन से आंदोलन हैं, उनसे कौन से संबंधित हैं। ये जो डैम है, आप जो सरदार सरोवर डैम जो बना, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उससे संबंधित है, तो ये कहाँ है? तो ये जो नवगांव नाम है, जो नर्मदा का क्षेत्र है नवगांव, नर्मदा का जो गुरुत्व बांध है गुजरात में। और इससे पानी किसको किसको मिलेगा? तो लाभान्वित होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को पानी और बिजली मिलेगी। तो ये बांध जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बन जाएगा। सरदार सरोवर जो बांध है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन जाएगा, क्योंकि इससे जो बड़ा है वो थ्री गॉर्जियर डैम है। ठीक है, जो कि चाइना का एक डैम है, थ्री गॉर्जियर डैम। आप यहाँ देख सकते हैं ये थ्री गॉर्जियर डैम है। ठीक है, ये थ्री गॉर्जियर डैम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, इससे पनबिजली भी इससे उत्पन्न किया जाता है। एक जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में शुरुआत हुई थी, जो कि झारखंड के कुछ क्षेत्र थे, झारखंड और उड़ीसा के, उसमें ये चलाया गया था। जिसमें जो पलास के पेड़ की जगह जो साल का पेड़ था उसके काटकर उसके जगह सागवान का पेड़ लगाया जा रहा था। नेक्स्ट सवाल है कि जो हिंदू वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रीय आय और जीडीपी दोनों से संबंधित है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय और जीडीपी दोनों से संबंधित है। इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। जो हिंदू वृद्धि दर है ये शब्द किसने दिया था? तो राजा कृष्ण ने दिया था। ठीक है, राजा कृष्ण
ने हिंदू वृद्धिदर शब्द दिया था। ये उस समय जो 70-72 का जो दौर था, उस समय जब भारत की वृद्धि रुक सी गई थी, तो उसी को उन्होंने हिंदू वृद्धिदर नाम दिया था। जो नेक्स्ट सवाल है कि सापेक्ष गरीबी का मापन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जो गरीबी का मापन है वो 2 टाइप से किया जाता है, एक सापेक्ष गरीबी का मापन और एक जो निरपेक्ष गरीबी का मापन। तो जो सापेक्ष गरीबी का मापन किया जाता है वो गिनी गुणांक और लॉन्जेन वक्र दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी बन जाएगा, ए और बी दोनों। वहीं निरपेक्ष गरीबी जो होती है वो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं के पूर्ति को लेकर किया जाता है। इसमें निरपेक्ष गरीबी का जो माप होता है उसमें इसमें देखा जाता है कि जो मूलभूत जो सेवाएं हैं वो भी यदि व्यक्ति वो उनको ना ले पाएँ, जैसे भोजन, कपड़ा, ये सब जो रिलेटेड है, स्वास्थ्य, ये भी नहीं ले पाएँ, तो उसका गरीबी का मापन इसके द्वारा किया जाता है। और जो निरपेक्ष गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी होती है, इसमें जो आय की असमानता होती है, क्षेत्र, इंटरनेशनल और नेशनल के जो असमानता होती है उनको मापा जाता है गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र के द्वारा। जो लॉरेंज वक्र है वो किससे संबंधित है? तो इससे जनसंख्या और आय के बीच संबंध है। ठीक है, आय और जो पॉपुलेशन है उसके बीच ये संबंध है, आय और पॉपुलेशन के बीच संबंध है लॉरेंज वक्र का। और जो फिलिप वक्र है इसका संबंध मुद्रास्फीति, ठीक है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच इसका संबंध है। ठीक है, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच संबंध है किसका? फिलिप वक्र का। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती जाती, बेरोजगारी घटती जाती है, ठीक है, बेरोजगारी जैसे जैसे घटती जाएगी तो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब पैसे की जो मात्रा है, वो मनी की मात्रा है जो बढ़ेगी, तो वो डिमांड जब बढ़ेगा तो उसका महंगाई जो है खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस को देखें जो कि सिलेबस के अनुसार सेट किए गए थे। इसका ये सेट 2 था। यदि पहले सेट को आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और साउंड क्वालिटी आज कैसा था? कई लोग बोल रहे थे कि साउंड जो है वो अच्छा नहीं है, साउंड को इम्प्रूव करें आप, तो मैंने साउंड को इम्प्रूव किया है। अब आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि साउंड की क्वालिटी कैसी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनको बताएं कि यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी और जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी जो अच्छे बेस्ट कंटेंट के साथ की जाएगी। आप जब जो हमारा अप्रिसिएशन आप देंगे, हमें जब आप अप्रिसिएट करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप जो हमारे जो कंटेंट है उसे लाइक कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसे कद्र मिल रहा है। वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो थैंक यू, एंजॉय, पढ़ते रहिए।